जो है जम्मू कश्मीर में अनफॉर्चुनेटली उसको वो बड़ा अनफेयर है, उसको समझने की कोशिश आपको करनी चाहिए। जी। अगर आप एक बड़े तबके को जिसको ओपन मेरिट आपका नाम आप दे रहे हैं, हम्म। उनके लिए अगर आप एक 30 या 35% रिजर्वेशन का ओपन ये कोटा रखेंगे, तो ये पहली बात ये कि सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइंस है, डायरेक्शन है, उनकी भी वायलेशन है, जहां पर आपको एक एक 50% तक उनको रिजर्वेशन को आगे नहीं ले जा सकते। लेकिन ये वाहिद रियासत है जम्मू कश्मीर हम्म। जहां पर जो आया उसने अपनी सियासत करी, और उस सियासत का नतीजा ये निकला कि जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, ओपन कैटेगरी में आते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर मेरिटोरियस बच्चे, उनका कत्ल हो रहा है, उनकी उस मेरिट का कत्ल हो रहा है। तो ये वक्त की जो सरकार है उनकी, जी। मैंने कहा कि मॉरल ऑब्लिगेशन है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, सोशल ऑब्लिगेशन है, हम्म। और कि उनको ये दूरियां दूर करनी चाहिए, हम्म। ये नाइंसाफियों को दूर करना चाहिए। लेकिन अब इसमें दो चीजें हैं। हम्म। नंबर एक ये कि ओपन मेरिट, अब मेरा आप ये कान ऑलरेडी कटा हुआ है, अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी हम इसको ठीक करेंगे, तो करिए ठीक, लेकिन अब आप मेरा ये कान काट कर यहाँ लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो जी ठीक हो गए। मेरे हम्म। ख्याल में ये इसका हल नहीं है। हल ये है कि पीडीपी का हमेशा और हर वक्त ये स्टैंड रहा है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टू योर पॉपुलेशन, जो आपकी पॉपुलेशन है, हम्म। पॉपुलेशन रेशो के हिसाब से इसको रैशनलाइज करें, न इसमें किसी का हक कोई खाएगा, न इसमें किसी के साथ ज्यादती हो जाएगी, और मेरे ख्याल में सब लोग इस पर इत्तेफाक भी करेंगे। लेकिन सरकार यह है कि सरकार को विल होना चाहिए, और सरकार को ये पॉलिटिकल जो कंसिडरेशंस हैं, जी। उनकी जो पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको छोड़कर एक फेयर और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इसका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए, मेरी गुजारिशात है। ठीक है, मैं आपके पास जब सेकंड राउंड में आऊंगा ना रफीक साहब, तो आपसे ये पूछूंगा कि फेयर एंड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला पीडीपी के पास क्या है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप हमें कोई मशवरा दे दीजिए, तो आप क्या देंगे उमर अब्दुल्ला हुकूमत को। मैं आपके पास आऊंगा सेकंड राउंड में। फिलहाल रुक करते हैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब का, जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। मुजफ्फर साहब, काफी क्रिस क्रॉस हो रहा है, मतलब क्या उमर अब्दुल्ला हुकूमत कहीं ना कहीं एक ऐसे मझधार में खड़ी हो गई है कि अगर हम ओपन मेरिट का कोटा बढ़ाते हैं तो किसी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी या उसकी हक तलफी होगी। हालांकि खुद उमर अब्दुल्ला ने कल कैबिनेट की ब्रीफिंग के बाद यह कहा था कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, लेकिन अपोजिशन का जो सुर है बीजेपी का, वो ये बता रहा है कि वो तैयार बैठी है कि कुछ ऐसा हुआ कि वो सड़कों पर आकर आंदोलन करेगी। तो ऐसे में किसका भला किसका नुकसान? विशाल साहब, मैं इस पर एक बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन रखता हूं। बीजेपी क्या सियासत करना चाहती है मुझे उसकी नीयत का पता नहीं है, लेकिन जो रिजर्वेशन का इंटायर जो आपका नरेटिव है ना, दैट इज अ फ्लॉड नरेटिव, जी बिल्कुल गलत है। रिजर्वेशन में कुछ रिजर्वेशन पर्टिकुलरली ऑलरेडी सिर्फ ओपन मेरिट के लिए है, दैट इज अ रिजर्वेशन विद इन ओपन मेरिट। ये शायद हुकूमत को भी किसी ने गाइड नहीं किया जी। जिस तरह आरबीए, सो आरबीए इज फॉर नॉन एसटी, नॉन एससी, नॉन ओबीसी। जी। आरबीए में कोई एसटी का नहीं आ सकता है, कोई एससी का नहीं आ सकता है, ओबीसी का नहीं आ सकता है जी। वो एक्सक्लूड है ऑलरेडी। तो ये जो 10% है ये ऑलरेडी सिर्फ ओपन मेरिट के लिए है। ओपन मेरिट में से 10% आरबीए को है जी। उसी ओपन मेरिट में से 10% ईडब्ल्यूएस के लिए है, जिसको आप रिजर्वेशन काउंट कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हेल्ड कर दिया कि ये जो ईडब्ल्यूएस की 10% रिजर्वेशन है, इट विल कट अक्रॉस ओपन मेरिट। ये रिजर्व कैटेगरी में नहीं गिनी जाएगी। शायद आप इसका अवेयर होंगे, आपको भी पता होगा, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई तो पहला आर्गुमेंट यही था कि भाई 50% से अबो जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि इसमें उसमें भी ईडब्ल्यूएस में भी एसटी, एससी और ओबीसी वाला कोई ईडब्ल्यूएस नहीं बन सकता है, सिर्फ ओपन मेरिट वाले ही उसमें आ सकते हैं। इसी तरह हमारे जम्मू कश्मीर में एएलसी में और आरबीए में कोई एसटी, एससी जो है वो नहीं आ सकता है, वो ओपन मेरिट वालों के लिए है। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन है जी। उसमें हम पार्टिसिपेट, रजौरी पुंछ वाला तो पूरा एक्सक्लूड हो गया, करना एक्सक्लूड हो गया, उड़ी कुछ एरिया एक्सक्लूड हो गया, कि जो आप ईडब्ल्यूएस भी नहीं आ सकते हैं और आरबीए में भी नहीं आ सकते और एएलसी में भी नहीं आ सकते। हाँ, मैं मान सकता हूं कि एएलसी की रिजर्वेशन आपको अब कम करनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा एरिया एएलसी का जो था, जिस तरह करना था, उड़ी था, रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट, वो अब उस रिजर्वेशन में आ ही नहीं सकते हैं।
जी। तो प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन आप उसको 4 से 2% कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन आरबीए जो है उसको कम करने का मुझे कोई जवाब नहीं लगता है, क्योंकि आरबीए रिजर्वेशन ही ओपन मेरिट वालों के लिए है, उसमें एसटी और एससी वाला आ नहीं सकता है। तो ये रिजर्वेशन किसके लिए है? फिर जब एसटी एससी वाले एक्सक्लूड हो गए तो रिजर्वेशन बाकी बचा कौन? ओपन मेरिट वाले जी। वो तो रिजर्वेशन विद इन ओपन मेरिट है। अब उसको अगर आप कम करते हो तो करो, बढ़ाते हो तो बढ़ाओ, नुकसान किसको है? ओपन मेरिट वाले को है। अगर उसको आप कम करते तो ओपन मेरिट वाले को नुकसान है ना। ईडब्ल्यूएस आप कम करते तो ओपन मेरिट वाले को नुकसान है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जितनी डिबेट छेड़ी गई वो गलत थी जी कि जी 50% क्रॉस हो गया है रिजर्वेशन का जम्मू कश्मीर में, ऐसा है नहीं। और उसका लास्ट जो है वो ओपन मेरिट वाले को ही होना। तो बात ये है ना मुजफ्फर साहब, मेरा सवाल ये है कि लेकिन ओपन मेरिट कैटेगरी वालों को आप थोड़ा साउंड कम कर दीजिएगा। ये तो एहसास हो ही रहा है कि भाई मेरा जो दायरा है या जो हमारे लिए जो खिड़की खुली है वो सिर्फ 30% की खुली है। तो अगर ईडब्ल्यूएस या दूसरा जो आरबीए है, आप ये कह रहे थे कि उसमें ईडब्ल्यूएस और आरबीए में ना तो कोई एससी आ सकता, ना एसटी आ सकता, ना ओबीसी आ सकता, जैसा आपने कहा। तो इसका मतलब है कि उसको भी इसमें शामिल ही कर दिया जाए। ओपन कैटेगरी वालों को भी लगेगा भाई हमारा दायरा बढ़ गया और उनको भी इस पे अपनी जगह मिल जाएगी। क्या यही करने जा रही है हुकूमत? विशाल साहब, बिल्कुल आई एग्री विद यू। अगर उसको खत्म भी करना चाहते हैं, लेकिन वो है किसके लिए है बैकवर्ड एरिया ऑफ द ओपन मेरिट। अब ये जो 30% है ये ओपन मेरिट से आप अगर कट करोगे ना तो है ये विद इन ओपन मेरिट आती है ना। वो किसके लिए? जो ओपन मेरिट के लोग दूर दराज के हैं। आरबीए तो मैक्सिमम वही लोग हैं ना, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया जी। तो वो जिस तरह ईडब्ल्यूएस जो था वो ओपन मेरिट में से जिस आदमी की इनकम जो है वो कम है, यानी वो बीपीएल कैटेगरी में आता है वो ओपन मेरिट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, वो अलग ट्रीट किया जाएगा। 10% उसको रिजर्वेशन है। ठीक है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में इन एडिशन टू ईडब्ल्यूएस आरबीए और एएलसी ओपन मेरिट से ही कम होगा। वो ओपन मेरिट को कट करेगा ना, क्योंकि कैटेगरी जो दूसरी रिजर्व्ड कैटेगरी है, यानी जो एससी एसटी है या ओबीसी है, वो अब आरबीए का सर्टिफिकेट नहीं ले सकता है, आरबीए में वो compete नहीं कर सकता है, वो एएलसी में नहीं कर सकता है। तो एएलसी और आरबीए में बच कौन गया? फिर ओपन मेरिट के लोग। ठीक है। सिर्फ ओपन मेरिट वालों का है। जो लोग आरबीए में वही लोग आएंगे जो रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया है, जो दूर दराज का इलाका है, जिन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं है पढ़ने लिखने के लिए, वो फैसिलिटीज नहीं है, तो उनके लिए है। और ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसको अगर कम करते हैं, ओपन वालों को बढ़ाते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो अब इनके साथ कंपीट करेंगे फिर ओपन मेरिट के साथ। ठीक है। आरबीए वाला एसटी नहीं बन सकता है, एसटी वाला आरबीए नहीं बन सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि बीजेपी आप जो कह रहे हैं इसका मतलब यह है कि इससे कोई खास फायदा, अगर मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस और आरबीए से माइनस करके 10% कोटा दोनों से घटाकर 10% इकट्ठा करके वो अगर ओपन मेरिट के साथ जोड़ दिया जाए तो इससे ओपन मेरिट का कोई खास फायदा होने वाला नहीं, जैसा आप कह रहे हैं। तो इसका मतलब तो यह है कि उमर सरकार जो है वो तो दोनों तरफ से घिर जाएगी। जो ओपन मेरिट कोटा उनको लग रहा है कि हमको कोई खास तो मिला नहीं ज्यादा, उधर बीजेपी कह रही है कि हम सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे। आप वही ना, ये इसमें पॉलिटिक्स हो रही है। और इवन जब ये शुरू किया गया, मेरा ख्याल उसी वक्त से ये था जी, जब ये स्टार्ट हुआ ना, ठीक है, इसका मतलब नैरेटिव एक बिल्ड किया गया। हाँ भाई रिजर्वेशन पहाड़ीज को मिली 10%, उनकी पॉपुलेशन 14% है, लेकिन 10% मिली। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, उनको 10% मिली। ठीक है। बुनियादी तौर पर जो रिजर्वेशन के जो पॉलिसी ये है कि प्रोपोर्शनेट टू दी पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन कितनी है किसी रियासत में या किसी यूटी में, तो उसके हिसाब से रखा जाता है। ठीक। हालांकि पॉपुलेशन पहाड़ी कम्युनिटी की ज्यादा है लेकिन कम जी। इसी तरह गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है, उनको कम मिली। ठीक है, रिजर्वेशन। अब इस पर एतराज अगर किसी को होगा तो वो हो सकता था आरबीए पे, लेकिन आरबीए, मैंने कहा ना कि आरबीए में अब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि शायद वो ये सोचते हैं कि जो एसटी है, ST1, ST2 और SC है, वो आरबीए का फायदा भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। आरबीए का फायदा सिर्फ ओपन मेरिट वाले ले सकते हैं।
ठीक है। एएलसी का फायदा सिर्फ ओपन मेरिट वाले ले सकते हैं। जो एसटी, एससी और ओबीसी के लोग हैं, ना वो ईडब्ल्यूएस का फायदा ले सकते हैं, ना वो एएलसी का ले सकते हैं, ना वो आरबीए का ले सकते हैं। हाँ, ये जब 24 में जी जब ये एसओ निकला, उससे पहले ऑप्शन था, क्योंकि रिजर्वेशन एक्ट में देयर वाज वन क्लास कि आपकी चॉइस है, आप किसी भी कैटेगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर एक का कर सकते हैं। मुझे ये ऑप्शन है, मैं एसटी लूं, मैं एएलसी लूं, मैं ओबीसी लूं, लेकिन एक कैटेगरी में ले सकता हूं। लेकिन जब एसओ नया निकला, जब ST2 ऐड हुआ, उसमें एक क्लास ऐड हो गई जी कि जो आरबीए, एएलसी और ओएससी और ईडब्ल्यूएस है, एक्सक्लूडिंग एसटी, एससी एंड ओबीसी होगा। तो एक बहुत बड़ा एरिया पहले से ही एक्सक्लूड हो गया उसके लिए जी, जिसमें राजौरी, पुंछ, उड़ी, करना, ये एरिया अब एक्सक्लूड हो गया। इसमें अब कोई आरबीए नहीं बन सकता, कोई एएलसी नहीं बन सकता है, जी जी, ईडब्ल्यूएस भी नहीं हम ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये तीनों कैटेगरीज में सिर्फ अब ओपन मेरिट के लोग होंगे, जिसमें 10% ईडब्ल्यूएस है, 10% आरबीए है, 4% एएलसी है। अब उसको अगर आप कम करके ओपन को देते हो, तब भी मुझे नहीं लगता है कि कोई बेनिफिट होने वाला है। बहरहाल अब गवर्नमेंट ने, ठीक है, अब देखते हैं। अभी तो जो खबरें आ रही हैं, ये किसी मतलब आप कह सकते हैं कि कोई सरकार में शामिल किसी वजीर या मिनिस्टर ने ये बात अभी नहीं कही है। ये जो एलओपी है वो कह रहे हैं कि हमें ये जानकारी मिली है कि ईडब्ल्यूए और आरबीए का कोटा जो है वो कम किया गया है और उसी को कंपनसेट किया गया है ओपन मेरिट में। तो उसको मान भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इस पर मैं चर्चा कर रहा था कि क्या इसमें फायदा किसका, नुकसान किसका। हमारे साथ जावेद बेग जुड़ चुके हैं। रफीक साहब, मैं आपके पास आऊंगा, पीडीपी का फॉर्मूला क्या है उसको जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। जावेद बेग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि वो चूंकि सोशल एक्टिविस्ट हैं और यूथ है, तो यूथ की जो शायद वो तर्जुमानी बेहतर कर पाए। अच्छा, जावेद बेग एनसीएमएलए साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी, एमएलए साहब हमारे साथ मौजूद है जी। जावेद साहब, ये जो चर्चा हो रही है, मैं जानना चाहूंगा कि जो एलओपी कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस और आरबीए का कोटा कम करके ओपन मेरिट का कोटा जो है वो कॉम्पनसेट करने की कोशिश है या उसको बढ़ाने की कोशिश है। अगर ऐसा होगा तो बीजेपी सड़कों पर आकर आंदोलन करेगी, तहरीक चलाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि आप इस बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि किसका कम करके आप किसका बढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसी बात? मुझे कुछ थोड़ा सा अनइंटरप्टेड वक्त चाहिए। बिल्कुल दूंगा आपको, आप बोलिए। मौका फराहम करेंगे। देखें, ये एक इंतहाई सेंसिटिव इशू है। यहाँ जितनी सियासी जमातें हैं उनको भी, और जितने हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जिसमें आप भी शामिल हैं, जो जर्नलिज्म के साथ वाबस्ता लोग हैं, और सिविल सोसाइटी के लोग भी, हम सबको ये सोचना है कि जम्मू कश्मीर के जो पिछले 35 साल हैं वो वायलेंस की नजर हुए हैं, और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जम्मू का नुकसान हुआ, लद्दाख का हुआ, हमारा हुआ, और मुल्क का काफी नुकसान हुआ जी। यहाँ इस वक्त जो पॉलिटिशियंस हैं, या वो पॉलिटिक्स करें या वो पॉलिटिक्स में रहकर इस जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर के नौजवान को कोई राहत पहुंचाने का सद्भाव करें। इसमें दो तरीके हो सकते हैं। एक ये कि जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवान तकसीम हो गया है, कश्मीरी स्पीकिंग अलग है, पहाड़ी स्पीकिंग अलग है, गुजर स्पीकिंग अलग है, सोशल कास्ट वाले अलग हैं, आरबीए वाले अलग हैं, ये इस वक्त एक तकसीम शुदा नौजवान है। आप किसी के सेंटिमेंट के साथ भी खेल सकते हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ताकि आपकी सियासी जमात को फायदा मिले। लेकिन एक बड़े दुख और अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस वक्त आप लोग ये रिजर्वेशन करते हो, क्या उस वक्त आपका फर्ज नहीं बनता बसीयत सियासी जमात या बसीयत ये सियासी लीडर, आप ये सोचें कि आगे चल के इसके रिपरकशंस क्या होंगे। ये जो रिजर्वेशन है, इसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, किसी वजह से, वो गुर्बत की वजह से, बैकवर्ड एरिया में बसने की वजह से, कोई जो एक तारीखी एक पस मंजर रहा है, कास्ट जो कल्चर रहा है, उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हुई है, या आपका ट्राइबल कल्चर है, उसकी वजह से आप पीछे रह गए हैं। अगर आप रिजर्वेशन के थ्रू इनको कॉम्पनसेट करते हैं तो जितना इनका हक बन सकता है एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, उतना आपने इनको देना है।
इसी तरह जो बाकी यहाँ के हमारे नौजवान हैं जिनको ईवीएस में या बैकवर्ड एरिया में जो उनका हक बनता है उनको मिलना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना है जी कि जम्मू कश्मीर में फैले हुए वो नौजवान जो रात दिन एक करते हैं, ओपन मेरिट में हैं, जब वो ये देखते हैं कि उनकी मेहनत के बावजूद उनको जो रियासत है उनके स्पेस को श्रिंक कर रही है रियासत, तो उनके जज्बात भी मजरूह होते हैं। ऐसी सूरत हाल में मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर अभी मिसाल के तौर पर जो हमारी गवर्नमेंट है ये दो चीजें कर सकती है। एक ये है कि जो जम्मू कश्मीर की इस वक्त की गवर्नमेंट है जो इसके डोमेन में है ये उसमें सिफारिशात कर सकती है, और जाहिर सी बात है ये सिफारिशात जो हैं वो एलजी साहब के पास जाएंगे। एलजी साहब इस वक्त यहाँ पर यूनियन टेरिटरी में भारतीय जनता पार्टी के जो ये यूनियन टेरिटरी का फैसला है उसमें यहाँ इस गवर्नमेंट की अलामत है, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर वो फैसला एक्सेप्ट करते हैं जो कैबिनेट रिकमेंडेशंस करती है, तो मुझे ये बताएं ये जो एलओपी साहब हैं इनके पास क्या इखलाकी जवाब रहेगा इस बात का कि ये सड़कों पर आएंगे, जब आपकी जो कैबिनेट है ये सिर्फ रिकमेंडेटिव पावर है इनका कैबिनेट का। सिर्फ मेरी एक बार फिर आप मेरी बात गौर से सुनिए, आप एलओसी साहब को कहें, एलओपी साहब को कहें कि उमर साहब की गवर्नमेंट रेकमेंड करेगी सिर्फ उन मामलात को जो इनकी डोमेन में है, जिनको ये गवर्नमेंट रेकमेंड करेगी। अगर एलजी साहब ये समझते हैं कि ये इंसाफ नहीं है वो उसको रिजेक्ट कर देंगे, तो उसके बाद वो कहाँ खड़े होंगे? एलजी साहब के साथ खड़े होंगे या इस गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे? एक दूसरा ये है कि अगर हमारी गवर्नमेंट अपनी मरकज की हुकूमत को कोई सिफारिश करती है, इनका काम है सिफारिश करना, एक्सेप्ट करना या ना करना मरकजी हुकूमत का काम है। अगर वो एलजी साहब भी हमारी कोई सिफारिश नहीं मानते, रिकमेंडेशन नहीं मानते, और मरकजी हुकूमत भी कोई रिकमेंडेशन नहीं मानती, तो फिर इनका क्या हक और इखलाक बनता है कि ये इस तरह की आगे शोबाबाजी करते हैं। आपने जो बातें कही बहुत तसल्ली से हमने भी सुना, तमाम जो हमारे पैनलिस्ट शुरा है वो भी सुना, उन्होंने भी सुना, और अब आरिस पठान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैं उनका रिएक्शन ले लेता हूं। जो अभी आपने सवाल उठाए कि बीजेपी तब क्या करेगी और वैसे दीगर जो उसमें क्या करेगी। पठान साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं, ये ओपन मेरिट सिस्टम के तहत जो भी स्टूडेंट्स की जो कैटेगरी आती है वो नौजवान तबका काफी उम्मीदें लगाया हुआ है कि उनका जो मेरिट्स जो दायरा है थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन बीजेपी का इसमें स्टांस क्या है? जाहिर सी बात है कि बढ़ने का मतलब ही किसी न किसी का कम होगा, तो बीजेपी को ये जानकारी कहां से मिल गई है? सुनील शर्मा कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस और आरबीए का कोटा कम किया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो उसका स्टैंड क्या है बीजेपी का? ऐसे में जो ओपन मेरिट सिस्टम के तहत आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे जो है राहत दिलानी चाहिए, उसका पास क्या फॉर्मूला है बीजेपी के पास? जी मैं सबसे पहले मेरी ओर से सबको आदाब, सलाम, नमस्कार, जितने भी बेहतर हम सभी लोग जुड़े हैं और जो डायरेक्टली लोग आपके शो को देख रहे हैं जी। ये इस विषय के तीन चार पहलू हैं। पहले डायरेक्टली रिजर्वेशन वाले मॉड्यूल पे आ जाए। हमारे बेहतर अभी कह रहे थे कि वो कानून का प्रिंसिपल है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, लेकिन वो कहते हैं कि इक्वलिटी कैन नॉट बी डन अमंगस्ट अनइक्वल्स। तो जिन लोग खुद अनइक्वल है हम उनको बराबर का बांटेंगे तो वो इक्वलिटी होगी नहीं। तो रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट का बेसिस ही यही है जी। इसी बेसिस के तहत जम्मू कश्मीर में पहली बार कुछ ऐसे तबका जात थे जो रिजर्वेशन के मॉड्यूल से बाहर थे। मान लीजिए कोली बिरादरी, मान लीजिए पाडरी ट्राइब था, और सबसे बड़ी बात है पहाड़ी, जो पहाड़ी एक बहुत बड़ा एक पहाड़ी कबीला था, तो वो यहाँ से रिजर्वेशन से बॉडी उसको इन सबको रिजर्वेशन के नेट पे लाने की कोशिश की है। ये कोशिश मैं अब बोल दूं कि रिजर्वेशन को देना या ना देना ये सेमी जुडिशियल अथॉरिटीज बैकवर्ड क्लासेस कमीशन तय करते हैं, और बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की फिर रिपोर्ट को पॉलिटिकल सरकारें उसको डिस्कस करती हैं और फिर उस पर एक जजमेंट, एक फैसला देती हैं, जो फैसला अपने आप में किसी रीजन के ऊपर, किसी फैक्ट्स के ऊपर, किसी फिगर्स के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशन के या कानून के बड़े साउंड एक बेसिस के ऊपर वो फैसला रेस्ट करता है। ये मुझे समझ नहीं आई। पहला पॉइंट इनका, ये बार बार हर मीडिया में जाके कह रहे कि 50% क्रॉस हो गया। मेरे मित्र हैं अभी, मैं उम्मीद करूंगा कि वे भी इस पे सच जरा बोल के लोगों को बताएंगे। हमारे एमएलए साहब थाना मंडी से, तो मुजफ्फर खान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल जम्मू कश्मीर ने कभी भी 50% जो स्टाइपुलेटेड। पठानिया साहब देखिए, आप थोड़ा देर से जुड़ पाए हैं डिबेट में, इसलिए मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा है। आप हमें मौजूदा सूरत हाल पर जो कह सकते हैं वो कह दीजिए, वक्त कम है। मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ।
50% लिमिट को हम लोगों ने कभी भी क्रॉस नहीं किया जम्मू कश्मीर। दिस इज वन थिंग वेरी क्लियर एंड वेरी कैटेगोरिक। चूंकि ये जो ईडब्ल्यूएस को गिन रहे हैं, ये हैंडीकैप को गिनते हैं या सीटीपी को गिनते हैं, ये ओपन मेरिट में गिना जाता है। ये ओपन मेरिट का ये रिजर्वेशन के मॉड्यूल के खाते में नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जम्मू कश्मीर में ओवरऑल रिजर्वेशन 50% के अंदर है जी। दूसरा, ये अपनी नाकामी, बेबसी, बेकसी और अपने जो फेलिसीज हैं और फेलियर्स हैं उनको छुपाने के लिए एक नया नैरेटिव इख्तियार करके कि जम्मू कश्मीर में एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें। मेरा सवाल साफ और स्पष्ट कि वीकर सेक्शंस के कोटा को हिट करके, बैकवर्ड एरियाज के कोटा को हिट करके उमर अब्दुल्ला एक सस्ती लोकप्रियता, सस्ती राजनीति करना चाहते हैं। दे कैन नॉट, मेरे भाई मुजफ्फर बेग साहब, सॉरी जावेद बेग साहब कह रहे हैं, दे कैन नॉट इवन रिकमेंड। ओपन मेरिट जो कोटा है, जो छात्रों का लगातार आंदोलन चलता रहा, फिर साल भर में कई बार उन्होंने आंदोलन किया, दिल्ली तक आकर उन्होंने आंदोलन किया, तो उसके लिए क्या जवाब है बीजेपी के पास? देखिए, मैंने कहा कि ग्रेटर नंबर ऑफ सीट्स वैकेंसीज आए, ग्रेटर नंबर ऑफ सीट्स के एडवर्टीजमेंट हो, ग्रेटर नंबर ऑफ सिलेक्शन कर पाए, लेकिन ये तो बेचारे इस पे फेल हो गए। 1 लाख नौकरी कहते थे लाएंगे, तो मुझे जवाब मिल गया और मेरे पास वक्त अब बहुत एकदम ना के बराबर है। मैं माजरत चाहूंगा, आप थोड़ा देर से जुड़े इसमें, इसलिए हम आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहे। राठौर साहब, आपसे मैंने एक फॉर्मूला पूछा था, जल्दी से जरा बता दीजिए। आपने कहा था कि एक फॉर्मूला है, क्या है वो पीडीपी के पास? रेशनलाइज किया जाए प्रोपोर्शनल टू योर पॉपुलेशन रेशियो, नंबर 1। दूसरा ये कि जावेद इकबाल साहब ने चंद गुजारिश की, उनको जवाब देना चाहूंगा। वो फरमा रहे थे कि आरबीआई कैटेगरी का जिक्र कर रहे थे। देखिए, आरबीआई कैटेगरी जो थे उसमें सारा पहाड़ी इलाका भी आता है, मोस्टली मेरे ख्याल में 100%। और अगर ऐसा था वो सारे के सारे आरबीआई कैटेगरी में आते थे तो फिर ST2 डिमांड करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब आपने ST2 के ST1 ऑलरेडी वहां पर था, ST1 ST2 आप मुझे दिखाइए कितनी रियासतों में ये फार्मूला लागू है। नंबर 1, जावेद इकबाल साहब से शायद ये जानते होंगे। दूसरा ये कि आप यहाँ पर नेशनल काउंसिल के जो हमारे लीडर हैं वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं। आप रिकमेंड फेयरली कर लें। अगर आप आरबीआई कोटा को, जो आप ही कह रहे हैं कि वो कश्मीरी का ज्यादा, उसमें कश्मीरी स्पीकिंग या ज्यादा ओपन कैटेगरी के लोग आते हैं, अगर आप वही रिकमेंड करते हैं फिर एक्सेप्ट और रिजेक्ट तो दूसरी बात है। लेकिन आप जब अनफेयर तरीके से उसको रिकमेंड करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल कैसे होगा? आप उसको फेयर तरीके से करें, ट्रांसपेरेंट तरीके से करें। चलिए, अभी इसमें बहुत चीजें आगे आनी है और तो वक्त हमारे पास चूंकि बहुत कम बचा है। मैं आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुजफ्फर इकबाल खान साहब का भी, पठान साहब का भी, और जावेद साहब का भी, और राठौर साहब आपका भी। इस पर बात अभी बहुत बात हो सकती है। अभी देखना तो ये है असल में कि जो LG के पास फाइल गई है उसका क्या होता है, कितने दिनों में फाइल रिटर्न होती है।